प्रीवियस वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे सिलेबस में टोटल 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया, 2 नंबर है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, 3 नंबर है विस्थापन अभिक्रिया, 4 नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, 5 नंबर है ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, 6 नंबर पर है उदासीनीकरण अभिक्रिया, 7 नंबर पर है अवक्षेप अभिक्रिया, 8 नंबर पर है ऑक्सीकरण अपचयन अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया, 9 नंबर पर है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया से। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 अभिकारक ए और अभिकारक बी आपस में मिलकर एक उत्पाद सी का निर्माण करते हैं। तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। जब हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें एक उत्पाद CO2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें एक उत्पाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का नेक्स्ट एग्जाम्पल। जब हम ठोस CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो हमें CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझे हुए चूने का पानी भी बोला जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश के अंदर क्विकलाइम कहा जाता है, इसको इंग्लिश के अंदर स्लेकलाइम कहा जाता है। अभी तक इस चैप्टर में यह रिएक्शन 3 बार आ चुकी है लगभग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके विलयन का उपयोग घरों की सफेदी में किया जाता है। आपको ऐसा पूछा जाए कि कौन से पदार्थ के विलयन का उपयोग घरों में सफेदी में किया जाता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और आपको ऐसा पूछा जाए किस विलयन का उपयोग या कौन से विलयन का उपयोग घरों की सफेदी में किया जाता है, तो आप बताएंगे CaOH का होल ट्वाइस। आपकी NCERT बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, एक पदार्थ X जिसके विलयन का उपयोग घरों की सफेदी में किया जाता है, तो उस पदार्थ X का नाम लिखिए। तो वो पदार्थ हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO के विलयन का उपयोग घरों की सफेदी में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों की सफेदी में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं 2 नंबर रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक अभिकारक होगा और वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अभिकारक A टूटता है और B और C 2 उत्पाद का निर्माण करता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो जब हम PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर टूटता है। यहां पर हम देख सकते हैं एक अभिकारक टूटकर 3 उत्पाद का निर्माण कर रहा है। और याद रखने वाली बात यह है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो एक भूरे रंग की गैस है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो एक भूरे रंग की गैस निकलती है, उस गैस का नाम बताइए। वो गैस है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये वियोजन अभिक्रिया है, ये टोटल 3 प्रकार की होती है। पहली ताप अपघटन अभिक्रिया, दूसरी विद्युत अपघटन अभिक्रिया, तीसरी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ताप अपघटन अभिक्रिया के बारे में। अब ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अपघटन
ताप की उपस्थिति में होता है उस अभिक्रिया को हम ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ताप अपघटन अभिक्रिया के जो उदाहरण हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उदाहरण है हमारा लेड नाइट्रेट वाला। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और ध्यान रखने वाली बात है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो भूरे रंग की गैस है। अच्छा देखो, ये तीर के निशान के ऊपर जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल का मतलब ये होता है यहां पर लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया है। जिस भी अभिक्रिया के अंदर तीर के ऊपर अगर ट्रायंगल मिलता है तो इसका मतलब यह है उस पदार्थ को गर्म किया जाता है तब वो टूटता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका इंग्लिश नाम है क्विकलाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूटता है। यदि ताप अपघटन अभिक्रिया का हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो वो है आयरन सल्फेट का। जब हम आयरन सल्फेट को गर्म करते हैं तो आयरन सल्फेट Fe2O3, SO2 और SO3 गैस के अंदर टूटता है। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं, वो तीक्ष्ण गैसें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर टाइप, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब अपघटन की अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में होती है, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में होती है, तब उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब हम जल के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जल H2 और O2 के अंदर टूट जाता है। कैथोड पर तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, ये 2:1 रेशियो के अंदर प्राप्त होती हैं। अधिक मात्रा में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है तथा कम मात्रा में हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जब हम जल का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो कैथोड पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन गैस। अपघटन अभिक्रिया का तीसरा टाइप है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जब अपघटन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसको हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल हैं। जब हम AgCl सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोराइड के अंदर टूट जाता है। इसी प्रकार जब हम AgBr को प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो Ag और Br के अंदर टूट जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो AgBr और AgCl है, इन दोनों का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। तो कभी कभी आपको ऐसा पूछा जाता है, बताओ श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर कौन सी अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है, या AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। अगली विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तत्वों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो, जब हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं उनको हम जब क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखेंगे तो हमें एक सीरीज प्राप्त होगी। उसी सीरीज को, उसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। और प्रत्येक बच्चे को यह सक्रियता श्रेणी याद होनी ही चाहिए। और इस सक्रियता श्रेणी से हमेशा मैं 1 नंबर का क्वेश्चन देखता हूं एग्जाम के अंदर। हमेशा बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता ही है। तो विस्थापन अभिक्रिया अगर आप समझना चाहते हैं तो भी आपके लिए यह सक्रियता श्रेणी इंपॉर्टेंट है। और आगे के केमिस्ट्री के चैप्टर अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो भी यह सक्रियता श्रेणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सक्रियता श्रेणी की डेफिनेशन ये जाएगी, तत्वों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहेंगे। अब ये क्या श्रेणी है उसको हम अच्छे से देखते हैं। यह हमारी श्रेणी है जिसके अंदर ऊपर ही ऊपर रखा हुआ है पोटेशियम, उसके बाद में है सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। हमें इतने ही तत्वों के बारे में जानकारी रखनी है सक्रियता श्रेणी में। जो ऊपरी ऊपर तत्व है वो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, ध्यान रखना है।
और जो इस श्रेणी में सबसे नीचे तत्व है वो सबसे कम क्रियाशील तत्व है, क्योंकि इस श्रेणी के अंदर धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। ऊपर है वो अधिक क्रियाशील तत्व हैं और नीचे हैं वो कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो आपको ऐसा पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पोटेशियम देखें। सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में है कैल्शियम, उसके बाद में है मैग्नीशियम, उसके बाद में है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। आपको यह श्रेणी इसी सीक्वेंस के अंदर याद होनी चाहिए। और अगर आपको इस श्रेणी को याद करने की ट्रिक चाहिए तो वो ट्रिक यहां पर लिखी हुई है। काना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु है क्यों, हजूर, आज आओ, प्लेटिनम। काना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु है क्यों, हजूर, आज आओ। का मतलब है पोटेशियम, ना का मतलब है सोडियम, कार का मतलब है कैल्शियम, मांगे का मतलब मैग्नीशियम, अल्टो का मतलब एल्यूमिनियम, जैन का मतलब जिंक, फरारी का मतलब आयरन, प्रभु का मतलब लेड, है का मतलब हाइड्रोजन, क्यों का मतलब कॉपर, हजूर का मतलब Hg और आज का मतलब Ag, आओ का मतलब Au और प्लेटिनम। तो आपको पूछा जाए कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातु का नाम बताइए तो आप बताएंगे प्लेटिनम। और पूछा जाए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का नाम बताइए तो वह है पोटेशियम। और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है और प्लेटिनम है वो सबसे कम क्रियाशील तत्व है। एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आपको 3 मेटल्स के नाम दे दिए जाएंगे। जैसे आपको दे दिया जाएगा पीबी, एक दे दिया जाएगा एल्यूमिनियम, एक दे दिया जाएगा कैल्शियम। इन तीनों धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को बाहर निकाल देता है उसके यौगिक से। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं जब हम जिंक की अभिक्रिया CuSO4 से करवाते हैं तो हम जानते हैं सक्रियता श्रेणी के अंदर जिंक ऊपर स्थित है और कॉपर नीचे है। तो कॉपर कम क्रियाशील तत्व है और जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है। तो जब अधिक क्रियाशील तत्व है तो ये कम क्रियाशील तत्वों को इसके यौगिक से बाहर निकाल देगा और हमारे पास प्राप्त होगा ZnSO4 और Cu। इसी प्रकार जब हम जिंक की अभिक्रिया FeSO4 से करवाते हैं तो हम जानते हैं Zn Fe से ऊपर है तो जिंक अधिक क्रियाशील तत्व हुआ और Fe कम क्रियाशील तत्व हुआ। तो यहां पर भी जिंक Fe को बाहर निकाल देगा और हमारे पास उत्पाद प्राप्त होगा ZnSO4 और Fe। लेकिन जब हम Pb की अभिक्रिया ZnSO4 से करवाते हैं तो हम जानते हैं Pb है वो Zn से नीचे है। ऐसा बोल सकते हैं Pb Zn से कम क्रियाशील तत्व है। तो Pb अब ZnSO4 से Zn को बाहर नहीं निकाल पाएगा तो ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है 2 बार विस्थापन होगा, मतलब 2 अभिकारक होंगे, दोनों में एक दूसरे के आयनों का विस्थापन होगा। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब हम लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो ये नाइट्रेट तो हमारा आ जाता है पोटेशियम के पास और ये आयोडाइड चला जाता है हमारा लेड के पास। तो हमारे पास उत्पाद प्राप्त होगा एक तो लेड आयोडाइड और एक प्राप्त होगा पोटेशियम नाइट्रेट। जो लेड आयोडाइड है ये ठोस उत्पाद है और अघुलनशील है और पीले रंग का होता है, इसलिए हम इसको पीला अवक्षेप बोलते हैं। इसी प्रकार जब हम सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो ये नाइट्रेट बेरियम के पास आ जाता है और क्लोराइड सोडियम के पास चला जाता है, अदला बदली हो जाती है आयनों की। तो हमारे पास प्राप्त होगा
बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। जो बेरियम सल्फेट है वो ठोस उत्पाद है और सफेद कलर का होता है, इसलिए हम इसको श्वेत अवक्षेप बोलेंगे। अब हम पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है, और लवण के अंदर न तो अम्ल के गुण पाए जाते हैं और न क्षार के गुण पाए जाते हैं, दोनों अपने गुणों को खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहते हैं, प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ हमें जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के टोटल 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और वो चारों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ। जब हम ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी बोला जाता है, क्विकलाइम की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम कहा जाता है, और इसके साथ साथ इस अभिक्रिया के अंदर खूब सारी हीट बाहर निकलती है। और ये रिएक्शन वापस इस वीडियो के अंदर भी दूसरी बार आ चुकी है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 नंबर एग्जांपल हम देखते हैं। मेथेन प्राकृतिक गैस का दहन। मेथेन बोले तो CH4 को ही प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। जब इसका दहन करवाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा, और इस अभिक्रिया में भी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, या हम ऐसे बोल सकते हैं शोषण। जब हम ग्लूकोज C6H12O6 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया में भी हमें बहुत सारी हीट उत्पन्न होती है, और इसी हीट या ऊर्जा का उपयोग जीव अपनी दैनिक जीवन की क्रियाओं के अंदर करते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं शोषण है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत बार पूछा जाता है। मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन है, ऑप्शन में मिलेंगे आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन। नेक्स्ट ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसके हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 4 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल है जब हम प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा निकलती है। तीसरा एग्जाम्पल है शोषण। जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा निकलती है। निकलने वाली ऊष्मा का उपयोग जीव अपनी जीवन की क्रियाओं के अंदर करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल था मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखें कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल या संगमरमर भी कहा जाता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और इस अभिक्रिया के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए यहां पर माइनस का चिन्ह लगाकर उत्पाद साइड में हीट लिखा हुआ है। इसके साथ ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, अगर आपको पूछा जाए बताओ प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण भी हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर आएगी,
क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है, जबकि शोषण है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अवक्षेप अभिक्रिया, जैसा कि मैं आपको इस चैप्टर के पहले वीडियो में बता चुका हूं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ठोस अघुलनशील उत्पाद बनता है तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर अवक्षेप बनता है उन अभिक्रियाओं को अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेप अभिक्रिया का पहला उदाहरण हमारे पास है, जब हम लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो हमें पीला अवक्षेप लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। अच्छा, ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है और अवक्षेप अभिक्रिया का भी उदाहरण है, दोनों अभिक्रियाओं का उदाहरण है। इसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, जब हम सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जो बेरियम सल्फेट है यही हमारा अवक्षेप है जो सफेद कलर का होता है। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो आप बताएं पीला। बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो आप बताएं सफेद। और ये दोनों अवक्षेप हैं और ये दोनों अभिक्रिया हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है और अवक्षेप अभिक्रिया का भी उदाहरण है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी 8 नंबर अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब इसके भी दो हिस्से हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक पर ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन बाहर निकलती है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिकारक पर ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, दोनों बातें ध्यान रखनी है। जब किसी अभिकारक पर ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, उन दोनों कंडीशन को हम ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। जैसा कि हम देखें, जब हम Mg की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें उत्पाद प्राप्त होता है MgO। यहां पर Mg पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन के योग को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर Mg का MgO के अंदर ऑक्सीकरण हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है Mg का MgO में ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, जब हम HCl का विघटन करवाएं H2 और Cl2 के अंदर, तो हम देखते हैं यहां HCl से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन के निकलने को भी ऑक्सीकरण बोला जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर HCl का Cl2 के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, जो यहां पर लिखा हुआ है। यहां HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़े अपचयन। अपचयन जस्ट ऑक्सीकरण का विपरीत है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक से ऑक्सीजन बाहर निकलती है या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अपचयन के अंदर ऑक्सीजन तो अभिकारक से बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी, जस्ट ऑक्सीकरण का विपरीत हो रहा है। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जब हम MgO का अपघटन करवाते हैं तो Mg और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहां पर हम देख सकते हैं MgO से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं MgO का Mg के अंदर अपचयन हो रहा है, MgO का Mg के में अपचयन हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जब हम H2 की अभिक्रिया Cl2 से करवाते हैं तो हमें HCl प्राप्त होता है, और यहां पर हम देखें Cl2 के ऊपर हाइड्रोजन का योग से HCl बनता है, तो हाइड्रोजन के योग को ही अपचयन कहा जाता है। तो मैं एक बार और बता देता हूं आपको, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण को ही उपचयन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लास्ट 9 नंबर अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीकरण अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब हम काले रंग के कॉपर ऑक्साइड, एक बार और सुने, जब हम काले रंग के कॉपर ऑक्साइड, अब मैं 2 बार क्यों बोल रहा हूं इसको, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो मैंने इसलिए इसके नीचे इसका रंग लिखा है। जब हम काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया H2 के साथ करवाते हैं तो हमें Cu और H2O प्राप्त होता है। H तो हम यहां पर हम देखें CuO से ऑक्सीजन निकल रही है और यह Cu के अंदर बदल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। और हम ये भी देख सकते हैं H2 पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है और वह H2O के अंदर बदल रहा है, तो ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण होता है। तो एक ही अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हुआ और एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हुआ। एक ही अभिक्रिया के अंदर जब दोनों अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां ऐसा बोल सकते हैं, यहां CuO का Cu में अपचयन हो रहा है और H2 का H2O के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ZnO की अभिक्रिया। जब हम कार्बन से करवाते हैं तो Zn और CO प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं ZnO से ऑक्सीजन निकलता है और यह Zn के अंदर बदल जाता है, तो ऑक्सीजन के निकलने को ही अपचयन कहते हैं। और हम यह भी देख सकते हैं कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़कर यह कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बदल जा रहा है, तो ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों एक ही अभिक्रिया के अंदर हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पर ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है और कार्बन का CO में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे। जब हम MnO2 की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो MnCl2, H2O और Cl2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं MnO2 से ऑक्सीजन निकल रहा है और यह MnCl2 के अंदर बदल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और हम ये भी देख सकते हैं HCl से हाइड्रोजन निकल रहा है और यह Cl2 के अंदर बदल रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जब एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देखने को मिलते हैं तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है और HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है।